ओवैसी जी ने जो जय फ़िलिस्तीन कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं अपने भारत के लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में आप जीत कर आए हैं। जहाँ ओवैसी जी गलत हैं, वहाँ वो लोग भी गलत हैं जिन्होंने दूसरे ऐसे नारे लगाए जो भड़काऊ थे। जय हिंदू राष्ट्र कहा। जब लोकतंत्र में जीत कर आए हुए प्रतिनिधि को शपथ दिलाई जाती है तो उनकी अपनी एक गरिमा होती है उस सदन की, और उसमें हमें बात केवल अपने देश की ही करनी चाहिए। हमारे देश की कह सकते हैं ना कि दर्द है, मुद्दे पे बात होती नहीं है। कुछ ऐसा वर्ड निकल कर आ जाता है किसी भी तरफ से और पूरा देश, पूरा टीवी डिबेट, पूरा न्यूज़पेपर उसी वर्ड को पकड़ करके चर्चा करने लगता है। भर्ती स्कीम में जो पर्चे लीक हुए इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य, मैं एक ही वर्ड कहूँगी, दुर्भाग्य। हमारे बच्चों का दुर्भाग्य, हमारे गार्जियन का दुर्भाग्य। वो बच्चे जो अपना घर छोड़कर, आप पैसे के अभाव में कम खाकर एक बेंच भर जगह में रह करके तैयारी करते हैं, और इस तरह के स्कैम से वो किस तरह आहत होते हैं कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं भाकपा नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर है। इनसे बातचीत करना चाह रहा हूं। अभी लोकतंत्र के मंदिर में 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देश के विभिन्न नेताओं ने अपने अपने अंदाज में शपथ ग्रहण किया। वहीं AIMI के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान को लेकर काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है। इन्होंने जय फ़िलिस्तीन का नारा जय फ़िलिस्तीन बोलकर लोगों को आकृष्ट किया, और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो गया, काफ़ी चर्चा में है जो जय फ़िलिस्तीन का नारा क्यों दिए, ये विषय से क्यों हटकर बात किए, ये काफ़ी सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी 5 बार सांसद बन चुके हैं और बैरिस्टर भी हैं। क्यों इनकी ज़ुबान फिसल गई? क्या ये राजनीति से प्रेरित है या और कुछ है? इन्हीं मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भाकपा नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से बात करना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले तो बेगूसराय फ्रंटलाइन और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो भी उस दिन संसद भवन में हुआ, तो ओवैसी जी ने जो जय फ़िलिस्तीन कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं अपने भारत के लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में आप जीत कर आए हैं। लेकिन गलत वो भी था जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का भी जयकारा लगाया, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है हमारा, जो इसमें आप किसी विशेष धर्म के प्रति भी नारा नहीं लगा सकते हैं। तो जहाँ ओवैसी जी गलत हैं, वहाँ वो लोग भी गलत हैं जिन्होंने दूसरे ऐसे नारे लगाए जो भड़काऊ थे। जय हिंदू राष्ट्र कहा। हमें भारत के संविधान की शपथ लेते हुए जब लोकतंत्र में जीत कर आए हुए प्रतिनिधि को शपथ दिलाई जाती है तो उनकी अपनी एक गरिमा होती है उस सदन की, और उसमें हमें बात केवल अपने देश की ही करनी चाहिए। बाकी फ़िलिस्तीन को लेकर हम सबके दिल में जो दर्द है, मानवता, आप धर्म से ऊपर उठकर देखिए तो वहाँ जो हो रहा है उसमें मानवता के लिए भी लोगों के लिए दर्द है। तो वो दर्द तो आपका है, बेहतर है ओवैसी जी को उस दर्द, मानवता का दर्द है सही मायने में, मगर यहाँ पर वो विषय वस्तु नहीं था। ये हम ओथ ले रहे हैं। बिल्कुल, हम जब ओथ ले रहे हैं, हम जीत कर आए हैं, तो हमें अपने संविधान की, अपने सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और वहाँ ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो संविधान के शब्दों से हट कर हो। क्या लगता है, जो ओवैसी की संसदीय जाना चाहिए या बरकरार रखना चाहिए? देखिए, अगर जाना चाहिए तो ओवैसी की भी जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले का भी जाना चाहिए। अगर संविधान के तरफ से देखा जाए तो केवल एक व्यक्ति का नहीं, दोनों का जाना चाहिए। ओवैसी साहब 5वीं बार लोकसभा में चुनकर आए हैं और ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपनी बयान को लेकर। इस बार जो इन्होंने जो बयान दिया है, ये क्या राजनीति से प्रेरित है या जुबान इनकी फिसल गई? देखिए, ज़बान फिसल गई कि राजनीति से प्रेरित है ये तो वही जाने, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद तो कुछ कहकर निकल जाते हैं, बाद में उसका खामियाजा अन्य लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ओवैसी जी हैं या उनके भाई हैं, ये लोग हमेशा ही एक तरह से कह सकते हैं कि भड़काऊ भाषण देने के लिए ही जाने जाते हैं। मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। इस बार देखा गया 18वीं लोकसभा में जो चुन के प्रतिनिधि आए, अलग अलग अंदाजों में
ओथ लिया, इस पर आप क्या कहें? आप भी देखे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने देखा, लोगों ने अलग-अलग अंदाज़ में लिया, अंदाज़ अलग हो सकता है, शब्दें इधर-उधर हो सकती हैं, लेकिन वो शब्द हैं, वो संविधान से ही संबंधित होने चाहिए और देश की गरिमा से ये ज़रूरी होता है। कई लोगों को देखा कि उन्होंने कई ऐसे नारे लगाए जो धर्म विशेष की तरफ इंगित कर रहा था, ये भी बहुत देखने और सुनने में गलत महसूस हो रहा था। क्या लगता है जो ओवैसी साहब की निष्ठा दूसरे देशों से है? देखिए, ओवैसी साहब की निष्ठा किधर है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया फ़िलिस्तीन को लेकर, तो फ़िलिस्तीन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है उससे हर एक दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान तो मुसलमान, जो भी मानवता प्रेमी है, सब बहुत दुखी हैं। तो उस दर्द को रखते, उसको रखने का एक जगह होता है, एक डाइस होता है जहाँ अपनी बात को रखते हैं, लेकिन वो जगह नहीं था जहाँ उन्होंने रखा। वो पता नहीं उन्होंने क्यों उस समय उस शब्द का प्रयोग किया, जबकि वो कानून के जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, पुराने मंझे हुए राजनीति में प्लेयर हैं, उसके बाद उन्होंने वैसा किया, तो समझ से परे है कि वो चाह क्या रहे थे। क्या लगता है ये राजनीति इस बार उनको बहुत कम सीट आया और अगले साल विधानसभा का चुनाव है, इस लेकर अपनी ओर मतदाताओं को खींचने के लिए? देखिए, अगर मतदाताओं को खींचने के लिए आप कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत करते हैं। आप जिस देश में रहते हैं, जिस संविधान पर चलते हैं, तो आपको सभी मतदाताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखना है, देश की एकता अखंडता का भी ख्याल रखना है और उसमें किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना कीजिए। हाँ, आपके दिल में दर्द हो सकता है, उस दर्द को आप अपने बयां कीजिए, लेकिन उसके लिए अलग मंच होता है। और अगर उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे वर्ड्स किए हैं, वोट को इकट्ठे करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए, तो ये गलत किया उन्होंने। हमें अपने देश के मुद्दे पर देश के सदन में ओथ के समय रहना चाहिए था, उससे भटकना नहीं चाहिए। विषय से भटक गए। बिल्कुल, विषय से भटकना या विषय से दूसरों को भटकाना, मुद्दे में बदलाव लाना, ये सब एक गलत राजनीति की तरफ इशारा करता है। डेवलप्ड राजनीति में आप विषय पे रहिए, मुद्दे की बात कीजिए, जिसमें सबकी भलाई हो, जिसमें सबकी बातें हों, उस पर रहिए। और ख़ासकर ये तो ओथ था, यहाँ तो किसी एजेंडे पर बात हो नहीं रही थी। तो यहाँ फ़िलिस्तीन का एक विदेशी मुद्दा है, वो इंटरनेशनल मैटर है, उस पर डिस्कस नहीं होना चाहिए था उस जगह पर। उसके बाद आप देश से सदन की कार्रवाई के दौरान बात कर सकते थे कि वो फ़िलिस्तीन की मदद करें या इज़राइल पर दबाव बनाएं युद्ध रोकने के लिए, वो एक अलग चीज़ थी। ओथ में वो बात नहीं, जैसे हिंदू राष्ट्र का नारा लगना नहीं इंसान से बर्दाश्त हुआ, वैसे जय फ़िलिस्तीन भी बोलकर उन्होंने कहीं न कहीं मामला को भड़काने की कोशिश की। ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ भी जाएंगे और मीडिया से लेकर सारे जगह ओवैसी छाए हुए हैं। यही हमारे देश की कह सकते हैं ना कि दर्द है, मुद्दे पे बात होती नहीं है, कुछ ऐसा वर्ड निकल कर आ जाता है किसी भी तरफ से और पूरा देश, पूरा टीवी डिबेट, पूरा न्यूज़पेपर उसी वर्ड को पकड़ करके चर्चा करने लगता है। बात बेरोज़गारी की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, नीट स्कैम हो गया नहीं बात हो रही है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया बात नहीं हो रही है, बात कभी भी मुद्दे ग्लोबल वार्मिंग की वजह कर भारत इस बार जिस तरह का झेल रहा है उस पर नहीं हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि नए निर्माण सारे पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, बात उसकी नहीं हो रही है कि आखिर क्यों सारे पुल गिर रहे हैं। बात दिल्ली एयरपोर्ट पर वो गिर गया टर्मिनल, उस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पर हो रही है कि जय फ़िलिस्तीन का, बात किस पर हो रही है कि जय हिंदू राष्ट्र का। तो यही हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बात उन चीज़ों पर होती है जिनका कोई सरोकार ही नहीं है विकास से। नीट की बात आप कहें, नीट भर्ती स्कीम में जो पर्चे लीक हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य, मैं एक ही वर्ड कहूँगी, दुर्भाग्य। हमारे बच्चों का दुर्भाग्य, हमारे गार्जियन का दुर्भाग्य। वो बच्चे जो अपना घर छोड़कर, आप पैसे के अभाव में कम खाकर एक बेंच भर जगह में रह कर के तैयारी करते हैं और इस तरह के स्कैम से वो किस तरह आहत होते हैं कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक माँ बाप घर के खर्चे को रोककर, अपनी ज़रूरतों को रोककर, अपने टूटे चप्पल के बजाय नया चप्पल नहीं लेता है और अपने बच्चे को बाहर भेजकर नीट की तैयारी करवाता है। एक पर एक भर्ती घोटाला हो रहा है।
मैंने पहले भी कहा था कि भारत में एग्ज़ाम, एक मेरा यूट्यूब पर मैंने डाला भी था कि भारत में एग्ज़ाम बाद में होता है, जैसे नोटिफिकेशन आती है सेटिंग पहले होता है। ये हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ होता है। उनको कुछ लोग जो कैपेबल हैं वो चाहते हैं कि हम पैसे पर रिज़ल्ट ख़रीद लें, लेकिन इसका आघात जिनको सहना पड़ता है वो होते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पढ़ने वाले बच्चे। जो मेधावी छात्राएं हैं जो पढ़ते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले दिन में वो तैयारी छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि हम कितना भी तैयारी कर लें हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, हमने तो रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। और इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले टाइम में ऐसे डॉक्टर्स हैं, आज हैं वैसे डॉक्टर जो केवल जांच की रिपोर्ट पर, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट पर मेडिसिन चलाते हैं। उनको अनुभव नहीं है कि हम कि क्या रोग का लक्षण है तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। ये इसी तरह के स्कैम का नतीजा है। आज भारत में अगर पुल गिर रहा है यानी अयोग्य इंजीनियर है तो इसी तरह के स्कैम कर। सभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी नीट को मुद्दा बनाया और बहस करने की बात कही है। क्या आपकी क्या सहमति है राहुल गांधी से? बिल्कुल, उन्होंने बहुत बेहतर बात कही है। अभी देश का ज्वलंत मुद्दा है, लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य है। नीट पर तो बहस होनी चाहिए कि इतना संवेदनशील मामला है, इसमें कितने बच्चे आहत होकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, कितने गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन्होंने दिन रात मशक्क़त की वो परेशान हैं। इस पर देश में बात होनी चाहिए। यही तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बात हो क्वेश्चन स्कैम कैसे होता है, बात हो कि परीक्षाएं होने के पहले परीक्षा का उत्तर छात्रों तक कैसे पहुंच जाता है। अगर इस पर लगाम लगेगी तो बहुत हद तक इन माफियों पर लगाम कैसे लगेगा? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार चाह ले तो किसी भी भ्रष्टाचार को रोक सकती है। ये माफिया हमारे ही तंत्र का हिस्सा है, हमारे सरकार का हिस्सा है, हमारे बीच के लोग हैं। अगर सरकार अंकुश लगाएगी तो बहुत आसानी से इन सब को रोका जा सकता है। आप करप्शन को रोकने के लिए करप्ट व्यक्तियों को निकालना शुरू कीजिए, लिंक खोजिए कहाँ से करप्शन हो रहा है। ये इसी तंत्र से आ रहे हैं ना, ये तो कोई विदेशी नहीं है, ये हमारे बीच के ही लोग हैं ना। सरकार चाहेगी तो इसको एकदम रोक सकती है। बीते दिनों लोकसभा का परिणाम आ गया और यहाँ से महागठबंधन के कैंडिडेट की करारी हार हुई और नोटा ने इस बार दिखाया तीसरे पोजीशन पर रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद थी जो नोटा तीसरे पोजीशन पर रहेगा? क्या कारण इसका रहा जो नोटा में इतना वोट आया? देखिए, अभी की राजनीति में लोगों में सोचने समझने की शक्ति कुछ तो विकसित हुई है। अब जब लोगों को दोनों में से कोई कैंडिडेट तो बहुत थे, लेकिन मुख्य रूप से आप देख रहे थे एनडीए वर्सेस महागठबंधन चल रहा था, तो कोई जब पसंद नहीं था तो उन्होंने अपने थर्ड ऑप्शन नोटा का प्रयोग किया। नहीं, इतना ज़्यादा नोटा आएगा ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन नोटा का इतना ज़्यादा आना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं बहुत से लोग उनसे भी नाराज़ थे, तभी तो उन्होंने नोटा को चूज़ किया। अगर वो महागठबंधन को चूज़ नहीं कर रहे थे तो उन्होंने नोटा को चूज़ किया। हाँ, रिज़ल्ट हमारी उम्मीद के विपरीत था, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा अंतरों से हम हार जाएंगे। हमें जीत के लिए हम पूर्णतः आश्वस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हार हुई है तो कहीं कोई कमी रही। भाजपा ने जीत की हैट्रिक बनाई और महागठबंधन के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। इस पर क्या असर पड़ेगा आगे चुनाव पर? देखिए, चुनाव जब होता है तो कोई जीतता है और बाकी हारते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका रणनीति हमसे बेहतर रहा होगा। उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, हम हो सकता है उतने अच्छे तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाए होंगे, क्योंकि उनका विरोध था, तो उनका विरोध तो सब जगह पर था। पैसे का भी खेल बेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अभी जैसे हम लोगों ने 4.5 लाख के अंतर को 80,000 पर लाया, आने वाले समय में और इससे भी बेहतर होगा। क्या महागठबंधन के बहुत सारे नेता चुनाव के दरमियान नहीं आए, उसका भी असर पड़ा? जैसे राहुल गांधी नहीं आए और भी कम्युनिस्ट वाले बड़े बड़े नेता सिर्फ तेजस्वी पर ही डिपेंड रहे। देखिए, असर की बात कीजिएगा तो असर कई चीज़ों का पड़ता है। बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने सारे सेलिब्रिटी को उतारा, एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री सब आए। महागठबंधन में जो भी वोट आया है वो 5 साढ़े 5 लाख वोट यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता का वोट है।
इसमें किसी सेलिब्रिटी और बड़े चेहरे का हाथ नहीं है। ये वोट ज़मीन पर कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता लाया है। तो हो सकता है कि बड़े चेहरे आते तो कुछ वोट बैंक में और इजाफा होता। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे भाकपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। शगुफ्ता ताजवर से मैंने बात किया विभिन्न मुद्दों पर, सामाजिक राजनीति मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।